students, today I'll explain the first chapter of your textbook Flamingo, which is the last lesson by Alphonse Daudet. In the previous video, I have already given you a gist of the lesson. So if you have not watched that previous video, do watch it for the better understanding of the lesson. So let's get started. So I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So here, the story begins with Franz, who studies in the school of Alsace, and he was, as I've already told you, that he was least bothered. He has always taken that language for granted. He did not want to study. So that day, when the story begins, he did not want to go to school. So here I is Franz. तो फ्रांस जो था उस दिन बहुत देरी से मतलब उठा और स्कूल जाने में क्योंकि वो स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो ही स्टार्टेड वेरी लेट दैट मॉर्निंग. एंड क्यों वो नहीं जाना चाहता था? बिकॉज ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, क्योंकि उसको बहुत डर था, उसको बहुत भय था, वो भय से जकड़ा हुआ था आप कह सकते हैं, और उसे लग रहा था कि उसे बहुत डांट पड़ने वाली है. क्यों डांट पड़ने वाली है? बिकॉज मिस्टर हैमल हु वॉज मिस्टर हैमल वॉज हिज फ्रेंच टीचर, जो उसके स्कूल में उसको फ्रेंच पढ़ाते थे और जो बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता था. तो मिस्टर हैमल ने एक दिन पहले क्या दिया था? पार्टिसिपल्स को याद करने का असाइनमेंट दिया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या पढ़ने को दिया था मिस्टर हैमल ने. मिस्टर हैमल हैज़ गिवन एन असाइनमेंट टू लर्न पार्टिसिपल्स, बट बिकॉज पुअर फ्रांस ही डिड नॉट नो एनी फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. वो उस पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उसने कभी भी जब भी पार्टिसिपल्स क्लास में पढ़ाए गए तो ही नेवर पेज अटेंशन एट ऑल. वो कभी अटेंशन पे करता ही नहीं था क्लास में, तो ही डिड नॉट पे अटेंशन. दैट इज़ वाई ही डिड नॉट नो अ सिंगल वर्ड ऑफ इट. और अभी उसको बहुत डर लग रहा था कि भाई जब वो स्कूल पहुँचेगा तो मिस्टर हैमल वैसे ही बहुत क्रांकी हैं, वो ज़रूर उसको डांटेंगे. दैट इज़ वाई ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे. फॉर अ मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So for a moment what he thought to run away. He thought to run away and spend his day out. He did not want to go to school. He thought कि मैं अपना जो दिन है वो बाहर ही बिताता हूँ, क्योंकि the scenario outside was very bright, very beautiful. The birds were chirping at the edge of the woods. जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे, और द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ओपन फील्ड में ड्रिल कर रहे थे, मतलब वो अपना प्रयास, वो अपना आप कह सकते हो ना, जो ड्रिलिंग होती है उनकी, वो अभ्यास कर रहे थे. आरा मशीन के पीछे आप कह सकते हो खुले खेत में, ओपन फील्ड में वो अभ्यास कर रहे थे. ये सारी चीज़ें जो थीं, ये जो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था, द डे वॉज सो ब्राइट एंड वार्म, वो मॉर्निंग का टाइम था, तो इट वॉज वेरी टेम्पटिंग. वो बहुत आकर्षक था, मुझे बहुत लुभा रहा था, मतलब फ्रांस को बहुत लुभा रहा था. और ये सारी चीज़ें जो थी, इट वॉज सो वेरी मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. वो बोरिंग क्लास में बैठ के टीचर का लेक्चर लेना और उससे वो पार्टिसिपल्स के रूल पढ़ना, इन सब चीज़ों से ज़्यादा लुभावना क्या था? अ डे स्पेंड आउट, मतलब एक दिन पूरा बाहर व्यतीत करना. तो उसने पहले तो सोचा वो भाग जाए और बाहर दिन व्यतीत करे, क्लास में ना जाए. बट ही डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. ऐसा वो कर नहीं सकता था. ही डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ करेज टू डू सो. दैट इज वाई यहाँ पर ये लाइन बोली गई है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. मगर मेरे अंदर आप कह सकते हो विरोध की क्षमता थी.
मैंने अपने मन पे काबू पा लिया। भले ही मुझे बाहर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत लुभावना लग रहा था, बट मैंने अपने डर पे जो था उसको काबू पाया। आई हैव द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मैंने रेजिस्ट किया अपने आप को, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा, तेजी से भागते हुए स्कूल की तरफ निकल पड़ा। अब when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For last 2 years, all the bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers. ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है उसको बहुत ध्यान से आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आता है व्हाट हैज़ बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो जब ये बच्चा था, जब ये टाउन हॉल की तरफ पास किया, मतलब स्कूल के एकदम पास पहुंच गया था, तो उसके अंदर उसने प्रवेश किया स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर एक बुलेटिन, हर स्कूल में एक बुलेटिन बोर्ड होता है, तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। इसका मतलब फिर वहाँ को इन्फॉर्मेशन आई थी जिसको देखने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। एंड फॉर द लास्ट 2 years, ये बच्चा बोल रहा था पिछले 2 सालों से यहाँ खाली ख़राब न्यूज़ आती हैं। क्या ख़राब न्यूज़ आती हैं? लॉस्ट बैटल, हारी गई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो जीते गए लोग हैं या कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा जो निर्देश आते हैं उनका पालन करना पड़ता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब उसने ये सोचा कि आखिर अब क्या मैटर हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है। यस, तो आप जैसे कि मैंने बताया कि बुलेटिन बोर्ड पे पिछले 2 सालों से बहुत ख़राब न्यूज़ आ रही थी। क्या क्या न्यूज़ आ रही थी? लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर्स। तो ये सारी ख़राब न्यूज़ आप कह सकते हैं आ रही थी। इसीलिए उसने सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है भाई, अब आज कौन सी बुरी खबर आ गई। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, the blacksmith, the watcher who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bab. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden out of breath. अब मैं, क्योंकि मुझे तो लेट हो रहा था ऑलरेडी, मैं बहुत लेट हो चुका था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो वो जितना तेज़ी से भाग सकता था उतना तेज़ी से भाग रहा था बुलेटिन बोर्ड के आगे से। तो वहाँ पे उसने देखा कि ब्लैकस्मिथ आपको अगर आप जानते हो तो लोहार को कहते हैं, वॉचर, वॉचमैन, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब होता है हेल्पर। तो ये सारे लोग भी बुलेटिन बोर्ड के बाहर खड़े हुए थे, बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे। और जब मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा था, व्हेन आई वाज रनिंग वेरी फास्ट, सो ऑल ऑफ देम हैज सेड कि डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ी से मत जाओ। बाप मतलब बच्चे, डोंट गो सो वेरी फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव इनफ टाइम विद यू, तुम आराम से स्कूल और अपने क्लास में पहुंच सकते हो। सो डोंट वरी, डोंट गो सो फास्ट। सो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, क्योंकि वो तो लेट हो ही चुका था एंड ही नोज दैट कि वो लेट हो चुका है, बट उसे ऐसा लगा कि दे वर मेकिंग फन ऑफ मी, वो सारे जो लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं और तेज़ी से भागा एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। तो मैं बहुत तेज़ी से भागा, अपनी क्या ना सांस रोक करके मैंने उसकी परवाह, बहुत तेज़ी से भागा कि मैं जल्दी से उनके गार्डन पे पहुंच जाऊं। मतलब यहाँ पे मिस्टर हैमिल्स का गार्डन उनकी क्लास के जस्ट आगे था। उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन लगा रखा था, उनको बहुत शौक था, क्योंकि वो यहाँ बहुत पहले से पढ़ा रहे थे, तो वो उस गार्डन की देखरेख करते थे, तो उसको मिस्टर हैमिल का ही गार्डन बोला जाता था। तो जब उस बच्चे को लगा कि ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे जल्दी से स्कूल पहुँचना चाहिए। Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. An opening, closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better. And the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. So
यूजुअली स्कूल जब शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा हसल बसल के साथ शुरू होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, और हमें जब हम स्कूल पहुंचने वाले होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है जब सबको स्कूल जाने की जल्दी होती है, तो स्कूल जब पहुंचते हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, देयर इज़ अ हसल बसल इन द क्लास, एंड डेस्क को खिसकाने और ऊपर करने की, आप कह सकते हो इधर उधर खिसकाने की आवाज़ें आती हैं। जो लेसन्स पढ़े जाते हैं वो टीचर और स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं, तो बहुत लाउड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आती हैं, और कभी कभी तो बच्चों को अपने कानों पे हाथ रखना पड़ता है, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो इसके अलावा जो टीचर है वो एक ग्रेट रूलर की तरह काम करता है, और वो अपना रूलर जो कहते हैं टेबल पे रैप करता है, जिससे क्लास में शांति बनी रहे। तो मतलब ये सारी चीज़ें, ये हसल बसल, स्कूल, इफ़ इट इज़ अ स्कूल सो देयर शुड बी अ हसल बसल, वो रहता ही है इन द मॉर्निंग टाइम। मगर जिस दिन फ्रांस लेट स्कूल पहुंचा, दैट उस दिन उसने कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस किया। क्या अनयूजुअल एक्सपीरियंस किया? कि इट वॉज ऑल सो स्टिल, देयर वॉज नो नॉइज एट ऑल, इट वॉज वेरी क्वाइट एंड काम। ठीक है, तो उसने ये नोटिस किया कि तो भाई बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, शांति क्यों है स्कूल में। थोड़ा, हमें स्कूल है तो आवाज़ तो आनी चाहिए, और हमेशा जब मैं स्ट्रीट पे ही रहता था तभी खूब सारी आवाज़ें आने रहती थी, बट टुडे इट वॉज ऑल्सो स्टिल। एंड अब आगे देखिए, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, and I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I वॉज। सो सब यहाँ पर हमेशा जो था, फ्रांस इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था कि जब बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती थी तो इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के ही गेट्स इन द क्लास, इन टू द क्लास। सो यहाँ पर वो यही कह रहा है, आई हैड काउंटेड ऑन, मतलब मैंने तो इसी चीज़ पे, आई वॉज काउंटेड ऑन मतलब होता है रिलाई करना या भरोसा करना, मैं तो इसी कन्फ्यूजन पे भरोसा करता था। कमोशन मीन्स कन्फ्यूजन, तो ही ऑलवेज काउंटेड ऑन दैट commotion, he always relied on that confusion to get inside my class without being seen, क्योंकि जब ऐसा हल्ला गुल्ला होता था, बहुत भीड़ भाड़ होती थी, तो चुपके से वो अंदर से निकल जाता था विदाउट बीइंग सीन, कोई इसको देख ना पाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे समथिंग वाज डिफरेंट, एवरीथिंग वाज वेरी क्वाइट एंड काम, इट वाज लुकिंग लाइक अ संडे मॉर्निंग। चिल्ड्रन, ये भी संडे मॉर्निंग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई इट वाज ऑल क्वाइट and very calm and why the school is looking like a Sunday morning। तो ये वाला भी चीज़ क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सो क्योंकि स्कूल में तो ऐसा लग रहा था कि आज छुट्टी का दिन है, आज संडे है, बिकॉज नो हल्ला गुल्ला, नो हसल बसल एट ऑल, नो कन्फ्यूजन, नो क्राउड वॉज देयर, सो एवरीबडी वॉज वेरी क्वाइट, सिटिंग क्वाइटली एट देयर प्लेसेस। सो अब उसके पास मौका ही नहीं था कि वो फ़ायदा उठा करके अंदर क्लास में जाए, उसको क्लास के दरवाजे को खोलना था, क्लास के अंदर घुसना था, एंड लोग उसको आराम से देख लेते। वो ऐसा नहीं था कि वो अंदर घुसता और कोई उसको देख नहीं पाता, क्योंकि वहाँ ना कोई भीड़ थी और ना ही ऐसा कुछ क्राउड लगा हुआ था। सो विंडो से ही, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से ही उसने अपने क्लासमेट्स को देखा जो ऑलरेडी अपनी प्लेसेस पे बैठे हुए थे, एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। और जो मिस्टर हैमल थे वो अपना, जो आप कह सकते हो रूलर, जो स्केल थी लोहे की, उसको ले करके इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर चल रहे थे, जिसको देख के उसे बहुत डर लग रहा था। नाउ इट वॉज द टाइम, वो ऐसा समय था कि ही हैज़ टू ओपन द डोर एंड ही हैज़ टू गेट इनसाइड एंड मिस्टर हैमल विल श्योरली स्कोल्ड हिम। तो इसे इसका पूरा अंदाज़ा था कि वो जैसे ही अंदर घुसेगा उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। सो वो यहाँ पर यही कह रहा है, यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना ब्लश था और कितना फ्राइटेंड था, मतलब मैं बहुत एम्बैरेस्ड था और बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, go to your place quickly, little Franz, we were beginning without you। So this was really shocking।
वो तो भाई एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा खासा डांट मिस्टर हैमिल से, क्योंकि भाई वो लेट आया था और मिस्टर हैमिल ने उसको देख भी लिया था, और मिस्टर हैमिल वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट फ्रेंच टीचर। तो उन्होंने उसको पक्का पता था कि उसे डांट पड़ने वाली है, बट नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने उसे देखा, ही सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, बड़ा काइंडली उन्होंने बोला, क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से लिटिल फ्रांस, जल्दी से तुम अपनी प्लेस पे जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। सो दिस वॉज समथिंग अनयूजल। वो तो हमेशा ही डांट खाता था क्लास में, क्योंकि वो कभी भी अटेंटिव नहीं रहता था। तो दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर हिम। अब ये सारी चीज़ें स्ट्रेंज और अनयूजल क्यों थी, इसका पता आपको आगे चलेगा। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green frilled coat. सो यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस दिन जो थे, सो यहाँ पर जब वो बच्चा जो था, ही सेड कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। जब मैं बहुत जल्दी से भागा, क्योंकि मिस्टर हैमिल ने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं अपनी टेबल पे गया, मैं चुपचाप बैठा, और तब मैं अपने डर पे थोड़ा काबू पा सका। मतलब नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मतलब होता है डर। तो जब अपने डर पे थोड़ा काबू पा सका, तब मुझे एहसास हुआ, तो मैंने मिस्टर हैमिल का अटायर देखा, अटायर मतलब कपड़ा देखा, कि उन्होंने किस तरह की ड्रेस पहन रखी थी। तो उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, ये ड्रेस का डिस्क्रिप्शन, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, इसका डिस्क्रिप्शन भी आता है। कि एक तो पहले पूछा जाता है हाउ वाज द टोन ऑफ मिस्टर हैमिल, एंड इसके अलावा ये भी आता है कि वाई ही हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लोथ्स, क्यों उन्होंने एकदम फाइन, इतने ब्यूटीफुल, और आप कह सकते हो ऐसे ड्रेसेस पहन, ऐसा कपड़ा पहन रखा था। तो जब वो अपने डर पे थोड़ा काबू पाया, तो उसने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट। तो जो हमारा टीचर थे, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, तो आप प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा कि ही वोर अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। तो उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल शर्ट पहन रखी थी, ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहन रखी थी, ये सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था, बहुत एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, ऐसा लग रहा था वो किसी फंक्शन में जा रहे हैं। और इस तरह के कपड़े वो केवल स्पेशल डेज पे पहनते थे, क्योंकि जब भी स्कूल में इंस्पेक्शन होता है या कुछ इस तरीके के एनुअल डेज होते हैं या प्राइज डेज होते हैं, तभी नॉर्मली टीचर्स और स्टूडेंट्स भी डिफरेंट अटायर में होते हैं, उनसे बोला जाता है कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड होकर के आएंगे। तो इन्होंने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे, वो नेचुरल नहीं थे, मतलब नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि नॉर्मली वो इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनते थे। वो खाली कब पहनते थे, इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डेज पे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that was surprised me most to see the back benches that was always empty. The village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others beside. तो मेन चीज़ उसने सबसे ज़्यादा चीज़ क्या नोटिस की कि बिसाइड द होल स्कूल, एक तो पहली बात सारा स्कूल जो था बहुत स्ट्रेंज लग रहा था और बहुत अकेला लग रहा था, एकाकी लग रहा था स्कूल में कोई है ही नहीं, बहुत सैड सा लग रहा था, बहुत स्ट्रेंज सा लग रहा था। मगर एक चीज़ उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज की, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज क्या, टू सी द बैक बेंचेस, जो कि हमेशा खाली रहती थी, जो पीछे की बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी। आज उस पर कौन लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर विलेज पीपल बैठे हुए थे। भाई जब स्कूल है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे विलेज गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे,
तो वहाँ पे जो गांव के लोग थे बहुत क्वाइटली बैठे हुए थे। वहाँ पे ओल्ड हॉर्सर कह सकते हैं, सिक मैन या बहुत बूढ़े लोग विथ 3 कॉर्नर्ड हैट, वो इस तरीके की हैट पहन के बैठे थे। इसके अलावा द फॉर्मर मेयर और द फॉर्मर पोस्टमास्टर मेयर और लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि नॉर्मली ये क्लासेस जो होती हैं वो अटेंड नहीं करते हैं। तो जो हमेशा जो आप कह सकते हो जो बैक बेंचेस थी वो खाली रहती थी, वो आज भरी हुई थी। Yes, everybody looked sad, and Hosea has brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open his knees with great spectacles lying on the pages. तो जैसे उसने यहाँ पर देखा कि इतने सारे लोग बैठे हुए थे, और इसमें आप कह सकते हो मेयर भी बैठे हुए थे, पोस्टमास्टर भी बैठे हुए थे, और बहुत शांति से बैठे थे। हर व्यक्ति क्या ना बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। एवरीबडी वॉज वेरी सैड। और जो होसर हैं आप कह सकते हो वो भी अपनी पुस्तक वगैरह लेके आए थे और उसको पकड़े हुए थे, और अपने बड़े बड़े चश्मों से वो उस पुस्तक को देखने का प्रयास कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि हर कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो कभी भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते थे, आज वो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा और बहुत ही अनयूजुअल लगा। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो ये जो हाईलाइटेड लाइन है इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन? कौन सा ऑर्डर आया था? ऑर्डर ये था कि एल्सेस और लोरेन जो हैं वो जर्मन हाथों में चली गई हैं, रशिया जीत गया है, फ्रांस हार गया है, इसलिए अब कल से जो है आपको जर्मन टीचर पढ़ाने आएगा और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिव होकर के बैठें, काइंडली पे अटेंशन। तो वही यहाँ पे स्टार्टिंग में यही कह रहा है, वाइल आई वॉज वंडरिंग, जब मैं ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि स्कूल जो है बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, पीछे विलेज के लोग बैठे हुए हैं, हॉर्सर्स बैठे हुए हैं, पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं, है ना, मेयर बैठा हुआ है, वो सारे लोग बहुत सैड लग रहे हैं, सब अपनी बुक्स लेकर के बैठे हैं। दे वर ट्राइंग टू रीड समथिंग, दे वर ट्राइंग टू पुट देयर एफर्ट्स एंड दे वर लुकिंग वेरी सैड एंड अच्छे मूड में नहीं लग रहे हैं वो। जब तक मैं ये सब सोच ही रहा था, आई वॉज वंडरिंग, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, उन्होंने अपनी चेयर खींची और अपनी उसी सेम जिस टोन में वो बोलते थे, भारी आवाज़ में जो बोलते थे, अपने बहुत जेंटल और ग्रेव, आज उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी बट उनकी टोन जो थी वो जेंटल थी, उसी टोन में उन्होंने क्या बोला, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, मतलब माय लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रेंच की आपकी लास्ट क्लास है जो मैं आपको दूंगा, क्योंकि जो ऑर्डर है बर्लिन से ये आया है कि अब कल से इन स्कूल्स में और हर जगह कॉलेजेस में या स्कूल्स में खाली जर्मन की पढ़ाई होगी और कल से आप ये फ्रेंच कभी भी नहीं बोल पाएंगे, यू हैव टू स्पीक इन जर्मन। तो आज ये आपका लास्ट क्लास है जर्मन टीचर, कल से एक नया जर्मन टीचर आएगा और अब उसके बाद अब मैं कल से कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा, तो दिस इज़ माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब आप मतलब आप सोच सकते हो कि अगर इस तरह का अनाउंसमेंट कभी हम लोग के साथ हो जाए या किसी के साथ भी हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, हमारी खुद की जो आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस ही हमसे छीनी जा रही है। तो जब ये अनाउंसमेंट फ्रांस ने सुना, बिकॉज फ्रांस, मैंने जैसे बोला कि ही ऑलवेज टेकन ग्रांटेड द लेसन, उसने कभी भी उस लेसन को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा, उसने हमेशा ही ऑलवेज लीस्ट बॉदर्ड, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था उस पर, और उसको लगता था ये तो हमारी खुद की लैंग्वेज है, मैं क्या पढ़ूँ इसको, या जो भी है उसका जो भी थॉट प्रोसेस था, ही डिडंट पे अटेंशन। तो लेकिन जब उसको ये पता चला कि अरे आज तो मेरा लास्ट लेसन है, आज के बाद मैं इसको कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसको ये कैसा लगा, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर पुट,
were to me. ये जो शब्द थे जो उसे सुनाई पड़े, उसको पहली बात तो यकीन नहीं हो रहा था, बट ये जो शब्द उसको सुनाई पड़े ये इसको थंडर क्लैप की तरह लगे. थंडर क्लैप आप कह सकते हो एकदम शॉक, या किसी ने आपको खूब तेजी से चाकू जैसा भोंक दिया हो, त्रिशूल जैसा आपके अंदर गाड़ दिया हो, तो इस तरीके की चीज़ें लगी. एकदम वज्रपात की तरह लगा उसे, ये एकदम शॉकिंग लगा उसको. तो इट वॉज जस्ट लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम. फिर उसने बोला, ओह द रेचेस, दैट वॉज वाई दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अच्छा, अब wretches मतलब होता है बुरे लोग, दुरात्मा. हे भगवान, जैसे हम कहते हैं ना, हे दुरात्मा, क्या यही होने वाला था? क्या इसीलिए ये सब कुछ इतना स्ट्रेंज लग रहा था, सब कुछ इतना अलग लग रहा था? और इसी वजह से क्या इन सब ने, ये सब लोग आज यहाँ इकट्ठा थे टाउन हॉल में, तो ये सारी चीज़ें देख करके उसको बहुत ही दुख हुआ और उसको लगा कि माय गॉड, अब तो मैं कभी भी अपना लेसन नहीं पढ़ पाऊँगा. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the sand. My books that had seemed such a nuisance while ago, heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now, that I could not give up. सो यहाँ पे उसने बोला, क्या ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है? मतलब क्या इसके बाद मैं कभी भी ये लेसन नहीं ले पाऊँगा? आज के बाद हम कभी भी फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ पाएंगे? माय गुडनेस, मैं तो कुछ भी नहीं जानता. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है ना मैं लिखना जानता हूँ, ना मैं ठीक से बोलना जानता हूँ, और मैं इसको दोबारा कभी नहीं पढ़ पाऊँगा. नो नो, इसको शांत हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता. तो वो बहुत सॉरी फील कर रहा था कि हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया. इस लेसन के अलावा मुझे सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता था. क्या इंटरेस्टिंग लगता था? द बर्ड्स, जो एग्स, झूले पे झूलना, बाहर का एनवायरनमेंट. और मुझे जो मेरी किताबें हैं, माई बुक्स, हमेशा मुझे एक न्यूसेंस लगी, मतलब एक बकवास चीज़ लगी. थोड़ी देर पहले तक मुझे ये पूरी चीज़ें बकवास लगती थी. ये जो बुक थी वो मुझे बहुत हैवी लगती थी कैरी करने पे, ये जो मेरी ग्रामर की बुक थी. तो और माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए जैसे लग रहा है कि ये तो मेरे पुराने दोस्त बन के रह जाएंगे, अब मैं दोबारा इनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा. दैट अब मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा. अब उसको रियलाइज़ हुआ, नो आई विल नॉट गिव अप, मुझे ये लैंग्वेज लर्न करनी है. और आज तक मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? And Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो जब ये उसे पता चला कि अब मतलब ये आज के बाद मिस्टर हैमल कभी इस लेसन को पढ़ाने नहीं आएंगे, हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट से ही फ्रेंच लैंग्वेज हट जाएगी, हमें जर्मन में बोलना है. तो मिस्टर हैमल के जाने का थॉट ही मुझे बहुत दुखी कर गया कि मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा. और इस चीज़ ने मुझे ये सारी चीज़ें भुला दी कि जो रूलर था, ये जो मेरा टीचर था, कितना क्रैंकी था. क्रैंकी मतलब झक्की या सनकी कह सकते हो. वो कितना सनकी था, कितना झक्की था. ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भूल गया और मुझे उसकी सारी बुराइयाँ उसकी छुप गई. मुझे अब वो बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहे थे. आई वॉन्टेड टू लर्न, आई वॉन्टेड टू बी देयर in the class, and I wanted to learn everything from him, but now it's too late. तो इसीलिए कहते हैं बच्चों कि पोस्टपोनिंग की जो हैबिट होती है, दैट इज़ नॉट गुड. जब भी आप कोई चीज़ पोस्टपोन करते हो कि हम कल कर लेंगे, मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में वो कल कभी ना आए और आप खाली सोचते रह जाओ, और कभी जब आप उसको करने की सोचो तो वो चीज़ आपसे बहुत दूर चली जाए. आप ये समझ सकते हो कितना टेरिबल होगा वहाँ के लोगों के लिए और उस बच्चे के लिए जिसने कभी भी इसको ध्यान नहीं दिया, और अब जब वो इसको पढ़ना चाहता है तो उसके पास मौका नहीं है. इसलिए जो मौका होता है वो कभी नहीं मिलता है. इट्स you will hardly get a chance, तो always grab the opportunity, never postpone things. ये the habit of postponing is very bad. So that's all for today, and I'll be uploading in the next video. In the next video I'll complete that lesson. Kindly go through the video, kindly go through the textbook, watch the video properly, pause कर करके अच्छे से देखिएगा, और जो भी notes बना सकेंगे उसमें notes बनाइएगा. It will be very useful for you children, and if you have any query, or kindly comment. Thank you so much. Do well, study, and we'll meet in the next video. Thank you.